नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश। उनका भी स्वागत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अ, राकेश जी, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज बड़ी खबरों का दिन है और हम फटाफट से अपने दर्शकों के लिए उन्हीं 5 बड़ी खबरों को हम यहाँ पर दिखाएँगे। ये शुरुआत फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहली खबर है कि आज जिसका इंतज़ार सबको था, जिसके लिए विपक्ष की धड़कनें बढ़ी हुई थी, विशेष सत्र होने वाला है, हंगामेदार रहेगा। कहते हैं कि 4 विधेयक पेश होंगे, संसद के 75 वर्ष पूर्व होने की बातचीत होगी, लेखा-जोखा रखा जाएगा। इसके अलावा 4 विधायक पेश होंगे, फटाफट से मैं बता देता हूँ थोड़ा-थोड़ा कौन से हैं। लोकसभा में डाक विधेयक पेश होगा, राज्यसभा में ऑलरेडी हो चुका है। प्रेस अधिनियम में कुछ संशोधन होंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है चुनाव आयुक्तों की, उसको लेके जो है हंगामा होने की संभावना है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं और ये है कि हंगामा किस बात पर हो सकता है, उस पे आपकी टिप्पणी चाहते हैं। कि सबसे पहले तो सरकार की मीटिंग भी हो चुकी है विपक्ष के साथ, जो 1 दिन पहले सर्वदलीय बैठक होनी है। उसमें सरकार ने बता भी दिया और अब आप बताइए कि आप इस 5 दिन को कैसे देखते हैं? क्या हंगामा हो सकता है इसमें? देखिए हंगामा तो मुख्य रूप से जो आप बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा आपस में नोक-झोंक होने की जी, संभावना है। इसलिए क्योंकि इस नियुक्ति को लेकर के विपक्ष काफ़ी तल्ख़ तेवर अपना सकता है। तल्ख़ तेवर इसलिए कि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। चुनाव करीब हैं और ये सत्र जो है वो आखिरी सत्र है। तो इन सब को लेकर के विपक्ष देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहता है जिसमें वो ये साबित करना चाहता है कि सरकार को उसने इस मुद्दे पे कटघरे में ला खड़ा किया और सरकार जी, जो है बचाव की मुद्रा में है या सरकार के पास कोई अ, एक ठोस जवाब नहीं है। दूसरा कि ये जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो मुद्दा है, इसको लेकर के कुछ टाइम पहले जो है वो अदालत की तरफ से भी कुछ सलाह दिए गए थे। तो जी, सरकार तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख कर के इस पर एक नया कानून बनाने की मूड में है और वो नया कानून क्या हो, उसकी क्या प्रक्रिया हो, उसमें किन-किन लोगों को रखा जाए, किस तरीके से चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया को लेकर के जो है एक ऐसा कानून बने जिसको लेकर के भविष्य में कोई सवाल ना उठे। तो ये सरकार के लिए भी चुनौती है और विपक्ष के लिए भी मौका है। तो राकेश तो जी, सरकार मुझे लगता है कि अगर आप एक बार एजेंडे पे दोबारा नज़र मारें, लोकसभा में डाक विधेयक पेश होगा, प्रेस हाँ, अधिनियम में चेंज तो आपको लगता है कि सरकार स्पेशल सेशन ला रही है? मतलब प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता जो जो करने वाले हैं, वो किसी को पता ही नहीं होता है। तो आपको लगता है ये डाक विधेयक के लिए स्पेशल सेशन बुलाया 5 जी दिन नहीं का? जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें कई सारे देखिए मोदी जी के काम करने का तरीका एकदम अलग है। उन्हें जो करना होता है वो चुपचाप कर जाते हैं और दुनिया देखती रह जाती है। ठीक है? तो ये जो उनका करने का तरीका है और ये जो विशेष सत्र है, ये तो वो चंद मुद्दे हैं और ये चंद कहते हैं कि सूची है जो कि जनता के सामने है। लेकिन असली सूची सरकार के पास है। सरकार वो सूची ऐन वक़्त पे सही समय पे लोगों के सामने लेके आएगी, वो संसद बीजेपी में नेताओं लेके को भी नहीं आएगी। पता। वो सूची बीजेपी नेताओं को भी नहीं पता क्योंकि 370 भी हमने देखा एकदम कैसे आया था और पूरे देश में वाहवाही हुई थी और कांग्रेस वाले बहुत परेशान थे, पर पूरे देश में वाहवाही हुई। और उसके बाद ये जो इतने दिन से टेंशन में थे, सरकार बता नहीं रही है, नियम तोड़ रही है, तो सरकार ने भी 2-3 टॉयज़ छोटे-छोटे लिए और बोला ये आप थोड़ा-सा इससे अपना मन लगाइए, बताते हैं फिर क्या होगा। क्योंकि बिल्कुल आप अधीर रंजन चौधरी ने भी मीटिंग के बाद कल कहा कि अब ठीक है, अब सरकार कह रही है कि ये चीज़ें आने वाली हैं, मान लेते हैं। उनके मन में अभी भी लास्ट मिनट तक डाउट है और वो डाउट सच भी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार का एक सिस्टम रहा है, देश के हित के लिए काम करना है, तो वो कर देते हैं, बोलते नहीं हैं और वो मुझे लगता है 5 दिनों में आपको कुछ देखने में मिल सकता है। ये देखिए इसमें क्या है कि विपक्षी दल हैरान है, परेशान है और वो हैरानी और परेशानी इस वजह से है क्योंकि मोदी सरकार जब भी संसद में या लोगों के सामने आती है, तो उसके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होता है और उस प्लान ऑफ एक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो मास्टर स्ट्रोक होता है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। तो विपक्ष इस बात को लेकर के परेशान है कि सरकार पत्ते खोल नहीं रही है
और उसके पास कोई ठोस आधार नहीं है, तो संसद में सरकार का सामना कैसे किया जाए, ये उनके सामने एक चुनौती है। और इसी चुनौती की वजह से सोनिया गांधी भी चिट्ठी लिख चुकी है और अधीर रंजन चौधरी भी सवाल कर रहे हैं। उनको दरअसल वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के पास वो तुरुप का इक्का क्या है, जो कि सरकार संसद के विशेष सत्र में रखने वाली है, ताकि उसकी तैयारी की जा सके। लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल साफ है कि सरकार को जो कहना होगा संसद में कहेंगे, सरकार को जो करना होगा संसद में करेंगे। देश देखेगी, दुनिया देखेगी, और वो जो मास्टर स्ट्रोक होगा वो विपक्ष के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल रहस्य बना हुआ है और बहुत देश को भी उत्सुकता है और इंतज़ार भी है, क्योंकि जो मोदी सरकार का डिसीज़न होता है वो डेफ़िनेटली देश के लिए होता है और इंतज़ार देश को इसीलिए है। चलिए, अब एक बात ये भी है कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक देश एक चुनाव पर भी बात हो, पर मुझे लगता है ये भी एक टॉय है, खेलने के लिए दिया आप खेलते नहीं, रहो। लेकिन ये एक आपने जिस ओर इशारा किया है, ये जी, एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जी, इसको लेकर के पिछले करीब 4 साल से इसको लेकर के जी, पिछले करीब 4 साल से सरकार ने अलग-अलग मौके पे इशारा किया है कि देश में चुनाव को लेकर के, या देश में लगातार 5 साल तक अलग-अलग राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं और सरकार जी, का करीब हज़ारों करोड़ रुपया इस पे व्यय होता है, खर्च होता है। तो सरकार का जो रुपया खर्च होता है, वो सरकार का नहीं, वो जनता का पैसा है, वो विकास में लग सकता है। साथ में सरकारी मशीनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जनता भी बार-बार चुनाव के लिए वोट करने आने और सुरक्षा बलों की तैनाती और तमाम तरह के मुद्दे हैं जो कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मोदी सरकार ने इस पे समय-समय पे कई तरह के सुझाव दिए हैं और सवाल खड़े किए हैं और लोगों से ये कहा है कि हम इस तरीके की जो एक साथ देश में अगर चुनाव हो रहा है तो सारे चुनाव एक साथ क्यों ना हो? इससे सरकार का भी भला है, जनता का भी भला है और सरकार के पैसों का सदुपयोग होगा और जो पैसा बचेगा वो विकास के कार्यों में लगेगा। तो सरकार की ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस पे सबसे पहले काम होना चाहिए। और विपक्षी दल इससे क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मोदी सरकार के पक्ष में अगर हवा बनेगी तो पूरे देश में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा-सा इससे बचना चाहते हैं कि अगर अलग-अलग चरणों में होगा तो कभी उनको भी मौका मिलेगा, कभी सरकार के पक्ष में किस तरीके से हवा बनाने का जो एक अवसर है वो उनको भी मिलेगा, तो कहीं उनकी सरकार, कहीं उनकी सरकार। लेकिन उनका इरादा देश और जनता का हक नहीं या देश या जनता का फ़ायदा नहीं, वो अपने फ़ायदे देख रहे हैं। इसलिए वो सरकार की इस ये जो प्रस्ताव है, ये जो विधेयक है उसको वो विरोध करना चाहते हैं। सही कहा आपने, जनता का भला तो एक देश एक चुनाव में है ही और कांग्रेस माने ना माने लेकिन देश की जनता का भला इसी में है। अगली खबर ये है कि इंडिया गठबंधन से अलग रणनीति क्या जेडीयू बना रही है? ये सवाल है, हम कह नहीं रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी अटकलें लग रही हैं। क्योंकि जानकार भी मानते हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो एक मंच पे इकट्ठा तो हो गया, लेकिन मतभिन्नता अभी जो है वो बनी हुई है। वो किस चीज़ को लेके है, जो जानकार बताते हैं कि संयोजक पद का तय नहीं हो सकना, ये एक कारण है, सीट बँटवारे को लेकर पुख्ता खाका नहीं तैयार होना, ये एक कारण है और शुरुआत में इंडिया नाम भी पसंद नहीं था नीतीश कुमार को, लेकिन बाद में किसी तरीके से राज़ी हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ जेडीयू में चल रहा होगा? क्योंकि सबकी अटकलें हैं, हम भी एक अटकल लगा सकते हैं। देखिए, ये जो गठबंधन है और इसकी जो गतिविधि है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। आप इस गठबंधन की रणनीति देख लीजिए कि ये रणनीति चुनाव को लेकर के बन नहीं पाई, लेकिन इनकी रणनीति जो है, वो आपस में सहमति को लेकर के बिखरती हुई नज़र आती है। जी, तो 2 चीज़ें हैं, पहले तो इनको एकजुट होना है, फिर रणनीति पे काम करना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। दूसरा ये कि आपसी कलह, आपसी मतभेद और आपस में जी। टकराव इनके बीच बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे ये आपस में करीब आते जा रहे हैं, इनके बीच की जो एकजुटता है वो बिखरती नज़र आ रही है। इनके मुद्दे तय नहीं हो पा रहे हैं, इनकी रणनीति तय नहीं हो पा रहे हैं, इनके संयोजक तय नहीं हो पा रहे हैं, इनकी गतिविधि तय नहीं हो पा रही है। इनके चुनाव रैली जो भोपाल में इन्होंने प्रस्तावित की थी, जो इंडी गठबंधन की पहली रैली थी, वो रैली होने से पहले ही रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा कलह बढ़ गई थी। तो ऐसे में ये जो गठबंधन है वो जनता के लिए किस तरीके से काम करेगा और जनता से पहले ये खुद गठबंधन अपने लिए किस तरीके से काम करेगा, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल जो है
वो इनके आपस के हैं, इनके आपस में फूट है। नीतीश जी अलग रास्ते चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अपने एजेंडे हैं। जो हमारे डीएमके हैं, उन्होंने तो सनातन पे एक अलग ही रुख अपना लिया है। तो ऐसे करके तमाम जो इनके छोटे-छोटे दल हैं और छोटे-छोटे राज्यों में जो इनकी सरकारें हैं, हर सरकार के अपने एजेंडे हैं, अपने तरीके हैं और वो तरीके आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने और इस गठबंधन ने रैली कैंसल कर दी। ये तो बताया कमलनाथ ने, लेकिन रीज़न नहीं बताया और बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा देखिए ये तो हमसे डर गए और ये इसीलिए रैली नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो शायद मुझे लगता है वो कन्वीनर होता एक तो शायद वो डिसीज़न्स ले सकता था, क्योंकि गठबंधन भले ही है, अब देखिए कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। गठबंधन है, ये कहते हैं, लेकिन जब लोकसभा पीछे अभी सेशन हुआ था, तो कांग्रेस अकेले नोटिस दे आई। मुंबई में बैठक हुई, राहुल गांधी ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। स्पेशल सेशन की बात आई, सोनिया गांधी ने अकेले चिट्ठी लिख दी। रैली कैंसिल करने की बात आई, कांग्रेस ने चुपचाप से बयान दे दिया रैली कैंसिल है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन पे कांग्रेस की छाया दिख रही है, उससे सभी दल अंदर ही अंदर चिंतित हैं, आवाज भी उठाते होंगे। और यही एक कारण है मुझे लगता है जिसको लेकर बाकी दल भी अब सोच में पड़ गए होंगे। और जिस तरह से ये फैसला आया एंकर्स का विरोध कर देना, 10 चैनल्स पे आपने उंगली उठा दी, एक एंकर नहीं वो पूरा एक चैनल ही होता है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एंकर अगर, तो उसमें भी कांग्रेस की मंशा ज्यादा थी। अब उसको असहयोग आंदोलन बता दिया गया, पर अंदर खाते बहुत सारे दल इससे सहमत नहीं है, खुश नहीं है। वो कहते हैं आपने मीडिया से पंगा ले लिया बिना बात से, क्या जरूरत थी आपको। तो वो कांग्रेस का अपना कहीं ना कहीं जो एक एजेंडा है उसको वो सब पे एक तरीके से थोप रही है और वो अब दिखाई भी दे रहा है। देखिए, जो इस इंडी गठबंधन में जो बड़े दल हैं, बड़े दल का मतलब है वो दल जिनके जिनका सांसद ज्यादा हाँ, सांसद ज़्यादा हैं, उसमें कांग्रेस पहले नंबर पे आती है, ये बात सच है। लेकिन कांग्रेस का असर उत्तर प्रदेश जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं, वहाँ नहीं के बराबर है, ये आप मानते हैं। वहाँ जिसका असर है अखिलेश यादव, वो चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं, है, बिल्कुल खामोश। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक बार अखिलेश उनके साथ गए थे, दूसरी बार उन्होंने कांग्रेस को झटक दिया था। तो हम्म। ऐसी स्थिति में जब अखिलेश यादव को ये पता है कि जहां उनका और उनकी पार्टी का जनाधार सबसे ज्यादा है और जिस राज्य में सबसे ज्यादा सांसद हैं, अगर वहां पे कांग्रेस जीरो है तो वो कांग्रेस को तवज्जो क्यों देंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में है और वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो कांग्रेस को तवज्जो क्यों देंगे। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उनको पता है कि कांग्रेस की स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या है, तो वो कांग्रेस को क्यों पूछेंगे। इसके ठीक उलट कांग्रेस जो है, बजाय सबको साथ लेके चलने की, कांग्रेस अपने आप को इंडी गठबंधन का लीडर बना के मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो कि दूसरे दलों को नागवार गुजर रहा है। तो समीकरण यहाँ कांग्रेस वर्सेस ऑल हो गया है, यानी कि कांग्रेस वर्सेस इंडी गठबंधन के छोटे छोटे राजनीतिक दल। और ऐसे में दोनों के बीच बिखराव की स्थिति है और ये स्थिति आने वाले समय में और अधिक बिगड़ सकती है, ऐसी संभावना है। और एक कारण ये भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, कि जेडीयू ने अपने तौर पर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद के लिए ब्रांडिंग तो शुरू कर ही दी है। इसमें लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग्य हैं, फिर उन्होंने कहा वो पीएम मटेरियल हैं। इसी तरीके से उनके एक मंत्री ने कहा कि बिहार छोड़ दीजिए, कई राज्यों में लोग नीतीश कुमार को पीएम देखना चाहते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कह दिया जो गठबंधन तय करेगा वो होगा। लेकिन और फिर ऑफिस के बाहर नारे लगने, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो इसलिए इन सभी बातों को देखकर लगता है कि जेडीयू के मन में कुछ चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही सधे हुए नेता हैं और किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी पोजीशनिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है, इस कला में वो माहिर हैं। आप जी। बिहार की गलियों में देखें, बिहार की सड़कों पे देखें, तो हर जगह आपको नीतीश कुमार के बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग हर गली, हर शहर नुक्कड़ पे भरे पड़े मिलेंगे। नीतीश कुमार ने खुद को बिहार की राजनीति में चमकाने के लिए, कहते हैं ना कि एडवर्टाइजिंग का वो सहारा लिया है। इस बार इतने व्यापक पैमाने पे बिहार में नीतीश कुमार की एडवर्टाइजिंग हो रही है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ प्रचार माध्यमों के जरिए ही अपने आप को जनता के बीच ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने उनके पक्ष में ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के मंत्रियों ने भी ये बताना शुरू कर दिया है कि नहीं जी, नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री हैं या प्रधानमंत्री के लायक हैं। ठीक है, तो अभी से उन्होंने अपना प्रोजेक्शन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक तरफ तो खुद को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन खासतौर से कांग्रेस के लिए गए फैसले हैं उसको नकार रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस ने 14 एंकरों पे बहिष्कार करने का फैसला किया, नीतीश कुमार ने कहा नहीं ये गलत है। तो नीतीश कुमार सीधे सीधे कांग्रेस के फैसले को खारिज कर रहे हैं और खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। तो ये गौर करने वाली बात है। हाँ, और और उसके इससे लिए आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिनों में आपस में कितने कलह या मनमुटाव के संकेत मिलते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि अभी मैं पीछे खबर भी देख रहा था कि क्योंकि अब जिसने भी देश का प्रधानमंत्री बनना है उसको यूपी जाना पड़ता है। मोदी जी भी गुजरात से यूपी गए, वाराणसी से जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। अब सबने ये इच्छा पाल ली है और इसीलिए पीछे खबर आई थी कि कोई एक उत्तर प्रदेश की मेरे ख्याल सीट है फूलपुर, या मैं शायद अगर गलत नहीं हूं, तो वहां पर उनके पोस्टर लगे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पर आए, चुनाव लड़े और यहाँ से वो जाएं। तो एक कहीं ना कहीं एक संदेश, जो एक वाइब्रेशंस नीतीश कुमार भेज रहे हैं, भले ही वो किसी और ने लगाए हों, लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई कि क्या वो उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश से जीतता है वो उस कुर्सी तक पहुंचता है। देखिए केसीआर के साथ जो के चंद्रशेखर राव के साथ जो नीतीश कुमार ने सबसे पहले इंडी गठबंधन के शुरुआती दौर में केसीआर के साथ उन्होंने एक बैठक की थी। केसीआर पटना आए थे, ठीक है, और आपस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बारी आई और ये हुआ कि क्या नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया जा सकता है, केसीआर ने बड़े चालाकी से इस सवाल से खुद को किनारे कर लिया था। और उसके बाद नीतीश कुमार को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पूरे गठबंधन में, जो इंडी गठबंधन बना, उसके बाद उन्होंने केसीआर के साथ कोई वार्ता ही नहीं की और आज इंडी गठबंधन केसीआर जो है वो उनकी पार्टी, वो भारत राष्ट्रीय समिति, जो कि पहले तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उसका नाम बदल के भारत राष्ट्र समिति किया। अब वो इंडी गठबंधन का पार्ट नहीं है, वो इंडी गठबंधन के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही उन्होंने नीतीश कुमार को नकारने की कोशिश की अप्रत्यक्ष रूप से। तो नीतीश कुमार ने उसी समय यह डिसीजन ले लिया। नीतीश कुमार बोलते उन्हीं मुद्दों पर है जिन पर उनको कोई ठोस कदम नहीं लेना होता, लेकिन जो काम उन्हें करना होता है वो चुपचाप कर जाते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब उनकी अपनी एक रणनीतिक सोच रही है और उन्होंने जो भारत राष्ट्र समिति है या के चंद्रशेखर राव है, दोनों से किनारा कर लिया। जी। और तो अगली खबर पे मैं थोड़ी-सी बता देता हूँ, इसमें चर्चा तो इतनी नहीं है, ये खबर है बस कि ईडी ने जो है वो हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री झारखंड के, उनको समन किया है 23 सितंबर को पेश होने के लिए। समन मिला तो उन्होंने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहले आपको मुद्दा बता देते हैं, फिर बताते हैं कल क्या हुआ था। मुद्दा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 2021 में खुद को खनन पट्टा देकर चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है और सीएम के पास उस वक्त खनन मंत्रालय का प्रभार था भी। कल ये बात हुई और उसके बाद जब नोटिस रिसीव हुआ इनको ईडी का, तो उन्होंने रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और कहा कि ये गलत है, नोटिस जो है नहीं होना, रद्द होना चाहिए। तो पिछले महीने एजेंसी को भी उन्होंने, ईडी को भी कहा था कि समन वापस ले ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन समन वापस आया और इसीलिए वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज की यानी कि मंडे की सुनवाई की डेट दी है और अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत मिलती है या फिर ईडी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे अलग ये एक अलग खबर थी, सीडब्ल्यूसी की बैठक। सर, इस पे चर्चा बनती है क्योंकि बैठक में जो राहुल गांधी बोले तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी यानी कि सारा कॉपी किया आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या बोला उन्होंने? तेलंगाना में 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार हटेगी। ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने अमित शाह जी की लाइन ली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्दी नीतीश की सरकार हटेगी, तो वहां से कॉपी किया। उसके बाद हमारी सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, महिलाओं के लिए बस में सफर, 200 यूनिट बिजली फ्री, स्टूडेंट्स को कोचिंग के लिए 5 लाख, बुजुर्गों को 4000 पेंशन, हर नागरिक को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, किसानों को 15,000 हर साल, मजदूरों को 12,000। मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने सारा कॉपी किया है, क्योंकि आज तक कांग्रेस ऐसी
हिमाचल में उन्होंने थोड़ी बहुत ऐसी चीजें की थी इलेक्शंस में, या बेंगलोर में जब कर्नाटक का मैंने देखा इलेक्शन उसमें हुई थी, और अब यहाँ पर भी। तो सबसे पहले तो इसको आप कैसे जज करते हैं कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक थी या तेलंगाना में कांग्रेस की चुनावी रैली थी? देखिए, ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक का जो एजेंडा है, उसमें कायदे से उस एजेंडे में कांग्रेस की रणनीति पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस उस रणनीति पे चर्चा करने के बजाय कांग्रेस को लगता है कि फ्री में रेवड़ियाँ बाँटो और रेवड़ियाँ फ्री में कैसे बाँटी जाए और किस तरीके से जनता को लुभाया जाए, क्योंकि विकास के मुद्दे पे कांग्रेस का कोई एक्शन प्लान नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो हिमाचल में या जो कर्नाटक में उन्होंने जो एक फ़ॉर्मूला अपनाया और उसके जो नतीजे उनको मिले, तो बस उसी को आज़माना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि हर समय एक फ़ॉर्मूला काम नहीं करता और ख़ास तौर से आम चुनाव में तो बिल्कुल काम नहीं करता। छोटे राज्यों में कई बार चीज़ें अ, हो जाती हैं या फिर सफल हो जाती हैं, लेकिन आम चुनाव में बिल्कुल नहीं होता। तो कांग्रेस को ये इस चीज़ को समझना होगा और तेलंगाना की जो ज़मीन है और तेलंगाना के जो हालात हैं, वो काफ़ी अलग हैं। तेलंगाना दक्षिण भारत में होते हुए भी तेलंगाना में जो लोगों का मिजाज है, वो काफ़ी अलग है। आपने देखा होगा जब से तेलंगाना बना है, वहाँ पे तेलंगाना राष्ट्र समिति और अब भारत राष्ट्र समिति जो है, वो सत्ता में है और वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और वहाँ के हालात में जो एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका है, वो भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है और आने वाले टाइम में बीजेपी और ज़्यादा अग्रसर होगी या और ज़्यादा सीटें ले सकती है, इसके आसार है। कांग्रेस तीसरे पायदान पे नज़र आती है, उससे ज़्यादा कांग्रेस की वहाँ पे स्थिति नज़र नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को स्थिति सुधारने के बजाय ये जो शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही है, इससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी। और इसके सोनिया गांधी ने भी वहाँ पर इन पूरी गारंटी को पूरा करने का वादा किया, और उन्होंने एक बात कही कांग्रेस के लीडर से कि मीडिया से दूर रहें, कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। देखिए, कांग्रेस को नुकसान मीडिया से नहीं है, कांग्रेस का नुकसान कांग्रेस के नेता ही करते हैं। जी। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता बयानबाजी से बचें, राहुल गांधी जनता के बीच जाए तो सही बात कहें। कई बार उनके बयानों में इतना विरोधाभास होता है कि कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं या कई बार लोग उसे मज़ाक में ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जनता और मीडिया से बचने की ज़रूरत नहीं है, जनता और मीडिया के बीच जाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, सही तरीके से जाने की ज़रूरत है, सही मुद्दे लेके जाने की ज़रूरत है और सही तथ्यों के साथ जाने की ज़रूरत है। इस पे कांग्रेस को काम करना चाहिए। बिल्कुल वही सोनिया गांधी ने कहा भी कि मेरे ख्याल जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वही बोले, या वो भी बोले तो सोच समझ कर। ऐसी कोई टिप्पणी ना हो जो पूरी पार्टी पे आ जाए। और उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी है कि तैयार रहिए आप, आराम से घर बैठने की ज़रूरत नहीं है अब दिन-रात मेहनत करनी होगी। और इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस अब फूँक-फूँक के कदम रखना चाह रही है क्योंकि कांग्रेस को कई बार नुकसान हो चुका है और ख़ास तौर से तमिलनाडु में जिस तरीके से बयानबाज़ी की वजह से सनातन को लेकर के जो उल्टे-सीधे बयानबाज़ी की गई, उसके बाद कांग्रेस जो है वो काफ़ी सचेत हो गई है, इसलिए वो इस तरीके की बयानबाज़ी कर रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ये बयान जो है, वो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर कांग्रेस आम तौर पे सबको पता है कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े आराम की मुद्रा में रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा-सा अपनी पार्टी के लोगों को झकझोरना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। जी। जी, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने एक वहाँ से संदेश देने की कोशिश की कार्यकर्ताओं को कि उठ जाइए, अब चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं। तो मुझे लगता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये उनका फ़र्ज़ बनता भी था, और अब देखना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको कितना सीरियसली ले पाते हैं। ये खबर बेशक कल की है, लेकिन इस खबर ने भारत को एशिया कप जिताकर एशिया का किंग बना दिया। ज़बरदस्त तरीके से, रिकॉर्ड तरीके से श्रीलंका को हराया। एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, 263 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की। इससे पहले रिकॉर्ड 2001 का था, 231 गेंद रहते कीनिया को हराया था। लेकिन खबर ये नहीं है।
खबर ये है कि सिराज जिन्होंने इस मैच को जिताया है, वो कैसे हीरो से सुपर हीरो बने। हीरो तो बने, उन्होंने 6 विकेट ली और श्रीलंका को अकेले दम पे हरा दिया। सुपर हीरो वो तब बने जब उनको प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया और इसके लिए उन्हें $5,000 यानी करीब 4 लाख रुपए मिले। वो घर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वही वो ग्राउंड स्टाफ जो हर रोज आप देखते थे ऑरेंज कपड़ों में वो तरपाल लेके भागता था एकदम पिच बचाने के लिए कि गीली ना हो जाए, और पूरे एशिया कप में ही हुआ है, और उन्होंने वो पैसे उनको ही दे दिए। तो ये उनको हीरो से सुपर हीरो बनाता है, उनकी सोच ये दिखाता है, एक अच्छी बात है। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी $50,000 यानी करीब 40 लाख रुपए जो है वो दिए हैं ग्राउंड स्टाफ को। सर इस पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे एशिया कप और सिराज ने ये जो किया है? देखिए सिराज ने जो है, सिराज ने अ, अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की है। सिराज ने एक नई शुरुआत की है और सिराज ने जो ज़मीन पे दिन-रात मेहनत करते हैं, उन लोगों के काम को तवज्जो दी है, उन लोगों के काम को अहमियत दी है, दुनिया के सामने लाया है और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, उनको हम ज़रूर प्रमोट करें, उनको हम ज़रूर बढ़ावा दें। और सिराज ने एक अलग छवि, एक अलग कदम उठा कर के अपने लिए और पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक उदाहरण पेश किया। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं सिराज की इसके लिए सराहना करता हूँ। हाँ, भारत इस एशिया कप में अगर अपने एक महत्वपूर्ण मैच जो भारत ने गँवा दिया, अगर उसमें भारत जीत जाता, तो फिर भारत जो है वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, यानी कि जो टी20 है या फिर टेस्ट है या फिर क्रिकेट है, तो हर फॉर्मेट में भारत नंबर 1 की पोज़ीशन ले सकता था, जो कि इस बार थोड़े-से चूक के कारण रह गया। नहीं जी, तो स्थिति और बेहतर हो सकती थी। जी, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर भारत पहुँच चुका है, लेकिन इस जीत के मायने ये हैं कि भारत अब एक बढ़े हुए मनोबल के साथ, क्योंकि एशिया में ही वर्ल्ड कप भी होना है जी, जी। अगले महीने से क्रिकेट का, उसके लिए बढ़े हुए मनोबल के साथ जाएगा कि हम सबको हरा के आ रहे हैं, हम एशिया के किंग हैं, वो भी एक अच्छी बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से सभी खबरों को एनालाइज़ किया। तो हमने आज ये टॉप 5 खबरें इसलिए ली हैं, आपको पता लग जाए कि पूरा दिन में क्या होने वाला है। और हम जो भी पूरे दिन में अपडेट्स आएँगे इन खबरों से रिलेटेड, वो भी आपको देते रहेंगे। आपका भी सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे एक नए बुलेटिन में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।